जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड पे बात कर रहे हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार वर्कशॉप। देखिए, पहला जो है, शोध में संयोगिक या आकस्मिक त्रुटियां प्राप्त परिणामों को सही मान से एक या दूसरी दिशा में परिवर्तित करने में कारक होगी। दूसरा, व्यवस्थित त्रुटियां शोध में प्राप्त परिणामों को किसी एक विशेष दिशा में परिवर्तित करती हैं और संयोगिक त्रुटियों के सापेक्ष शोधकर्ता को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती हैं। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनना है। देखिए, संयोगिक या आकस्मिक त्रुटि के निर्धारण में परिशुद्धता की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, अतः यह शोध में प्राप्त परिणामों को सही मान से एक या दूसरी दिशा में परिवर्तित करने में कारक होगा। व्यवस्थित त्रुटि एक गैर शून्य माध्य त्रुटि है, अतः यह शोध में प्राप्त परिणामों को किसी एक विशेष दिशा में परिवर्तित करती है और संयोगी गति के सापेक्ष शोधकर्ता को काफ़ी हद तक आश्चर्यचकित करती है। शोध सम्मेलनों में पोस्टर पोस्टर सेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस प्रोवाइड बिटवीन अपॉर्चुनिटी फॉर, यानी शोध सम्मेलनों में पोस्टर सत्र निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तम अवसर देते हैं? औपचारिक भाषण के लिए, साझा हित के प्रदर्शन के लिए, समूह विशेष चर्चा के लिए या इंटरपर्सनल इंटरेक्शन के लिए। तो शोध सम्मेलन में जो पोस्टर सत्र होता है वो अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया के लिए उत्तम अवसर देता है। विशेषज्ञों का ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ। इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? इसको कॉन्फ्रेंसेस कह सकते हैं, सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस सम्मेलन भाव समूह के व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव, विचार, भावनाओं एवं राय को एक समान उद्देश्य के लिए सलाह मशविरा एवं परिचर्चा करने को कहते हैं। एक प्रकार की सभा होती है जहां सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं, प्रस्तुत विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचारों एवं दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं। सम्मेलन में सदस्य अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं? व्याख्यान देने, बहुलक्षाक के लिए, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, प्रशिक्षण अनुभव के लिए। तो ये होगा प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। वर्कशॉप जो होते हैं, कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिकतर कार्यशालाएं निमंत्रित सदस्यों द्वारा आरंभ की जाती हैं। भागीदारी दी गई समस्या या विषय पर कार्य प्रारंभ करते हैं। कार्यशाला का उद्देश्य, इस विधि का प्रयोग क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है: विभिन्न संबंधित समस्याओं का समाधान निकालना, विभिन्न उद्देश्यों एवं विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण, किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने तथा व्यवहारिक पक्ष के महत्व को समझाना, व्यक्तिगत रूप से भाग लेने तथा कार्य करने की योग्यताओं का विकास करना। जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेमिनार। सेमिनार या संगोष्ठी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा की जाती है, किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर होती है। संगोष्ठी अधिक सीमित और औपचारिक प्रकृति की होती है, जबकि जो सम्मेलन होता है ज़्यादा विस्तृत और औपचारिक होता है। संगोष्ठी में परिचर्चा सीमित समय में अधिक गंभीर विषयों पर होती है। प्रत्येक सदस्य को संगोष्ठी में विचार रखने पड़ते हैं, उसके बाद उस पर परिचर्चा शुरू होती है। संगोष्ठी की व्यवस्था प्रबंध तंत्र के विभिन्न स्तरों पर की जाती है, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है: लघु विचार गोष्ठी, मुख्य विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। निम्नलिखित में से कौन कौन किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं? एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है। इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है। इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं। इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की सम्मिलितता की जरूरत होती है। तो देखिए, जो सेमिनार होता है, सेमिनार या संगोष्ठी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा भी की जाती है, किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर होती है। संगोष्ठी अधिक सीमित एवं औपचारिक प्रकृति का होती है, जबकि सम्मेलन अधिक विस्तृत एवं अनौपचारिक प्रकृति का होता है। संगोष्ठी में परिचर्चा सीमित समय में अधिक गंभीर विषयों पर होती है। प्रत्येक सदस्य को संगोष्ठी में विचार रखने पड़ते हैं, उसके बाद उस पर परिचर्चा होती है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचार और मुद्दों का व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है? तो ये किसमें है? सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंसेज में। देखिए, सम्मेलन एक प्रकार की सभा होती है जहां सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं, परंतु विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचार एवं दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करते हैं। सम्मेलन में सदस्य सामूहिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। इसके तहत समूह के व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव, विचार, भावनाओं का एक समान उद्देश्य के लिए परिचर्चा भी करते हैं।
निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक आवश्यकता होती है? क्षमता। कार्यशाला में भागीदारी, शोध सारांश को तैयार करना, संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना, शोध सम्मेलन में भागीदारी। शोध सम्मेलन एक सभा होती है जिसका उद्देश्य सृजनशील, समीक्षात्मक एवं रचनात्मक चिंतन का विकास करना होता है। सम्मेलन संगोष्ठी की अपेक्षा बड़े स्तर पर होता है। सम्मेलन ज़्यादा विस्तृत एवं अनौपचारिक प्रकृति का होता है। ये एक सभा होती है जहाँ सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं, प्रस्तुत विषय से संबंधित अपने विचार एवं दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं। सम्मेलन में सदस्य अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं पर विचार विमर्श भी करता है। निम्नलिखित में से किसमें लक्षित उद्देश्य संबंधी विशिष्टीकरण को अनिवार्य समझा जाएगा? तो यह है वर्कशॉप यानी कार्यालय। कार्यशाला में लक्षित उद्देश्य संबंधी विशिष्टीकरण को अनिवार्य समझा जाता है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्या का प्रायोगिक कार्य होता है जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। साधारणतः कार्यशाला 3 दिन से 10 दिन तक का होता है। नीचे दिए गए 2 समुच्चय में से समुच्चय 1 में प्रस्तुतिकरण, जबकि समुच्चय 2 में उनसे संबंधित विशिष्ट स्वरूप को दर्शाया गया है। फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण का प्रारूप में थीसिस या डिस्टेशन, शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, रिसर्च पेपर, वर्कशॉप यानी कार्यशाला, सेमिनार, संगोष्ठी। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया गया है, तो शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, कार्यशाला, संगोष्ठी यहाँ पे क्रमशः मिलाना है। तो शोध प्रबंध व्यवस्थित एवं निर्धारित प्रारूप से, शोध पत्र कृत शोध की संक्षिप्त पर आधारित प्रस्तुतिकरण से, कार्यशाला ये समूह आधारित विमर्श जो भी निर्दिष्ट होता है, संगोष्ठी विशिष्ट प्रकरणों पर आधारित विमर्शी चर्चाएं होती हैं। ज्ञान प्रसार के प्रति निम्नलिखित में से किसमें कम झुकाव है? तो ये है फील्ड वर्क क्षेत्र कार्य में। संगोष्ठी कक्षागत परिवेश तथा पत्रिका के माध्यम से हम बड़ी जन समुदाय को ज्ञान प्रेषित कर सकते हैं और उनको प्रभावित भी करते हैं, जबकि क्षेत्र कार्य के द्वारा हम कुछ विषयों के बारे में आंकड़े एकत्रित करके एक अनुमान लगा सकते हैं। सुव्यवस्थित अंतर संबंधित अवधारणाओं, परिभाषाओं, तैयारियों की एक प्रणाली जो घटना को समझाने और भविष्यवाणी करने के लिए उन्नत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें थियरी यानी सिद्धांत कहते हैं। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची ये क्या कहलाती है? और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। ग्रंथ सूची शोध कार्य में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों की सहायता करती है जो शोध रिपोर्ट में दी गई होती हैं। ग्रंथ सूची को शोध रिपोर्ट के अंत में लिखा जाता है, जिसमें पुस्तिका जो किसी न किसी तरह से अध्ययन के विषय के लिए प्रासंगिक होते हैं। निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को पोषण देने की संभावना ज़्यादा होती है? शोध सारांश तैयार करके, एक सेमिनार पेपर तैयार करके, एक कागज प्रस्तुत करके, एक कार्यशाला में भाग लेके। तो एक वर्कशॉप में भाग लेने की गतिविधि में रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को पोषण देने की संभावना ज़्यादा होती है। एक शैक्षिक संघ अपने काम की प्रगति और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ। इस तरह की गोष्ठी को किस रूप में जाना जाएगा? तो ये कॉन्फ्रेंसेस कहलाता है। उपयुक्त गोष्ठी को सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन कई लोगों का एक सभा है जिसमें लोग किसी विषय में विचार विमर्श करते हैं। और सेमिनार उच्च अध्यापन की एक अनुदेशनात्मक प्रविधि है जिसके तहत जो है किसी विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिस पर बाद में सामूहिक विचार विमर्श होता है। और जो कार्यशाला होता है, वर्कशॉप होता है, ये सेमिनार से छोटा होता है, ज़्यादा केंद्रित होता है वर्कशॉप। इससे छात्रों को नए कौशल सीखने का अवसर मिलता है। और सिंपोजियम यानी विचार गोष्ठी या आमतौर पर एक औपचारिक सभा है जिसमें चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतः प्रक्रिया विचार विमर्श की परिस्थिति उत्पन्न होती है। ये टॉपिक रिसर्च एथिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च एथिक्स जब भी कोई भी जो शोधार्थी है शोध लिखता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, नैतिकता बनी रहे उसके लिए। तो एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय एवं विज्ञान परक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे इंग्लिश देखिए इसका। ए सिस्टमेटिक रिव्यू कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए रेप्लिकेबल एंड साइंटिफिक प्रोसेस। दूसरा, एक पारदर्शी पुनरीक्षण व्यक्ति के एवं दूसरे पूर्वाग्रह को कम करने में हमारी सहायता कर सकता है। तो इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए कथन 1 और 2 सही है क्योंकि सुव्यवस्थित पुनरीक्षण एक संगठित व्यवस्था या प्रणाली है जिसके तहत समय अनुसार आसानी से परिवर्तन संभव है, जो कि एक प्रतिकरणीय एवं विज्ञान परक प्रक्रिया है। कथन 2 भी सही है क्योंकि एक पारदर्शी पुनरीक्षण व्यक्तित्व में पूर्वाग्रह को कम कर यही सोच व तर्क करने के विचार को विकसित करता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से शोध की नैतिकता के उल्लंघन के एग्जाम्पल हैं? कौन कौन से शोध की नैतिकता के उल्लंघन के एग्जाम्पल हैं? सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन, संगृहीत आंकड़ों के दायरे के बाहर सिफारिशें करना, अनुपयुक्त शोध विकल्प का प्रयोग करना, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े या गुणात्मक विधि के स्थान पर परिणात्मक विधि का उपयोग करना। देखिए,
शोध की नैतिकता के उल्लंघन के एग्जाम्पल में सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन, संग्रहित आंकड़ों के दायरे के बाहर सिफारिश करना, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े बदल देना। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है, अनुसंधान के प्रत्येक चरण में वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनाए रखी जाती है, अतएव अनुसंधान में शोध नीति शास्त्र का विषय महत्वकारी हो जाता है। दूसरा, अनुसंधान में आईसीटी अनुप्रयोग समर्थनकारी और सुसाध्यकर है, न कि अनिवार्य और निरपेक्ष। उपरोक्त कथन में हमें ध्यान देना है कि अनुसंधान के प्रत्येक चरण में वास्तविकता के प्रति निष्ठा बनाए रखी जाती है, अतएव अनुसंधान में शोध नीति शास्त्र का विषय महत्वकारी हो जाता है। वहीं अनुसंधान में आईसीटी अनुप्रयोग समर्थनकारी और सुसाध्यकर है, न कि अनिवार्य और निरपेक्ष। शोध आचार शास्त्र निष्कर्षों में विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक यथार्थपरक सरोकार पैदा करता है। शोध में आईसीटी का प्रयोग अनिवार्य है, क्योंकि यह समय और संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में मितव्ययी ही है। अब इसमें देखिए, शोध जो है ये आचार शास्त्र निष्कर्षों में विश्वस्त या विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक यथार्थपरक सरोकार पैदा करता है। ये कथन सही है। और कथन शोध में जो आईसीटी का प्रयोग अनिवार्य है, क्योंकि ये समय और संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में मितव्ययी है, ये गलत है, क्योंकि आईसीटी का उपयोग शोधकर्ता की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, ना कि अनिवार्यता पर। कथन है कि अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक है। अब दोनों में से हमें देखना है कि कथन एक, अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, यह कथन असत्य है, क्योंकि शोध के प्रत्येक चरण में शोध आचार शास्त्र की आवश्यकता होती है। यह शोध की उपयोगिता को निर्धारित करता है। अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है, शोध आचार और उनका पालन शोध की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए जरूरी है। दूसरा, नीति निर्धारक निकायों को गुणवत्ता संवर्धन की दृष्टि से शोध किए जाने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तो दोनों ही कथन में हम देखें कि कौन सा सही है। तो ए और आर सही व्याख्या है। आचार अथवा नीति से आशय उन नियमों और दिशा निर्देशों से जो उन वस्तुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए जिनकी हम कद्र करते हैं। इसलिए शोध आचार और उनका पालन शोध की विश्वसनीयता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है। शोध नीति निर्धारक निकायों की जिम्मेदारी इसे सुनिश्चित करता है। देखिए, दिया है कि एक शोधकर्ता को सभी चरणों में नैतिक और आचार संबंधी मानकों को चोट पहुंचाए बगैर कोडल औपचारिकताओं का पालन करना होता है। दूसरा, हालांकि प्रदत्त संग्रहण, प्रदत्त विश्लेषण और प्रदत्त के विवेचन व्याख्या के संदर्भ में आचार संहिता की दृष्टि से आघात पहुंचाने की पर्याप्त गुंजाइश है। अब दोनों में से हमें चुनाव करना, तो ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। शोध नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए एक शोधकर्ता को शोध के सभी चरणों में नैतिक और आचार संबंधी मानकों को ठोस या ठेस पहुंचाए बिना नैतिक औपचारिकताओं का पालन करना होता है। हालांकि प्रदत्त संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या के संदर्भ में आचार संहिता के उल्लंघन की संभावना भी बनी रहती है। नीचे दो कथन दिया गया है। पहला है, शोध आचार संहिता सत्य एवं समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर होने के लिए उचित एवं प्रामाणिक प्रक्रियाओं के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देता है। दूसरा, शोध की विश्वसनीयता न केवल एक वरीयतापूर्ण लक्ष्य है, अपितु मानवीय लक्ष्यों में उत्कृष्टता हेतु पूर्व अपेक्षा भी है। तो यहाँ पे देखिए, ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या है, शोध आचार संहिता सत्य एवं समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर होने के लिए उचित एवं प्रामाणिक प्रक्रियाओं के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देता है। शोध आचार संहिता को सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ता को व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। दूसरों के शोध परिणाम को जो है उचित उपयोग उसका करना चाहिए। शोध आचार संहिता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शोध में न्यूनतम रूप में आहत प्रभावित होते हैं? तो कौन सा न्यूनतम रूप में आहत प्रभावित होते हैं? इसमें समस्या निरूपण और चरों की पहचान में, प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन में, शोध के परिणाम और उनके निहितार्थ को प्रस्तुत करने में, या अपनी स्थापना के समर्थन में किसी सिद्धांत को उद्धृत करने में। तो शोध आचार संहिता नैतिकता की दृष्टि से समस्या निरूपण और चरों के चयन में शोध में न्यूनतम रूप से आहत प्रभावित होते हैं, जबकि प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन शोध के परिणाम और उन पर आधारित निहितार्थ प्रस्तुत करने तथा अपनी शोध के समर्थन में किसी सिद्धांत को उद्धृत करने के चरणों में शोध नैतिकता के उल्लंघन का खतरा ज़्यादा होता है। शोध अध्ययन के निम्नलिखित कौन से चरण के संबंध में शोध नीति शास्त्र के उल्लंघन के क्षेत्र को प्रासंगिक माना जाता है? शोध परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने तथा इसके परीक्षण के लिए निराकरणीय परिकल्पना स्थापित करने में,
शोध अध्ययन के क्षेत्र को पारिभाषित तथा परिसीमित करने में, शोध आंकड़ों के विश्लेषण तथा निर्वचन में, समग्र शोध तथा प्रतिदर्श प्रतिचयन की विधि को परिभाषित करने में। तो देखिए, कभी भी ऐसा लगे कि कब जब हमने रिसर्च किया और एथिक्स का पालन नहीं किया, तो ये होता है शोध आंकड़ों के विश्लेषण तथा निर्वचन और शोध परिणामों को सूचित करने तथा नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए आधार के रूप में इसका प्रयोग करने के दौरान शोध आचार नैतिकता उल्लंघन के क्षेत्र को प्रासंगिक माना जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु शोधकर्ता को उन मूल स्रोतों को इंगित करना होता है जहां से प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन में शोधकर्ता को प्रयुक्त पद्धतियों के अपेक्षित कठोरता और उपयुक्तता का प्रदर्शन करना पड़ता है। दोनों में से देखें तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ता द्वारा उन मूल स्रोतों को इंगित किया जाता है जहां से प्रदत्त लिए गए हैं। प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन में शोधकर्ता को प्रयुक्त पद्धतियों को अपेक्षित कठोरता और उपयुक्तता का प्रदर्शन करना होता है। इससे शोध नैतिकता सुनिश्चित होती है। शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से जुड़ा है? साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से, शोध प्रबंधन के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से, गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीक के माध्यम से, या शोध के समग्र को परिभाषित से। तो यहाँ पे देखिए, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से जुड़ा होता है। अनुसंधान एक ईमानदारी पूर्वक किया जाने वाला कार्य है जो किसी विशेष क्षेत्र की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, नए सिद्धांत खोजता है। अतः यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक शोध सभी नैतिक गुण से संपन्न होगा। जो भी रिसर्च करने वाला व्यक्ति होगा उसमें व्यक्तित्व में नैतिक गुण होंगे। नैतिक के तहत मतलब कि सत्य साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्ति हो या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। शोध रिपोर्ट बनाते समय साक्ष्यों को मुख्य आधार बनाए। एक रिसर्चर जो है वो क्या करता है, रिपोर्ट्स को जो है अपनी रिपोर्ट को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवश्य में वो संपुष्ट हो जाए। ऐसी दशा में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा जुड़ा होगा उससे? टेक्निकल एब्रीविएशन का, रिसर्च एथिक्स का, साइंटिफिक रिगोर का, या पर्सनल जो है प्रेडिलेशन का है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का। तो देखिए, कोई भी रिसर्चर अगर शोध परिणाम को इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अवश्य में संपुष्ट हो जाए, तो ऐसी दशा में शोध नैतिकता का मुद्दा जुड़ा होता है। शोध नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता को बनाए रखे, जिसका अर्थ है शोधकर्ता पूर्वाग्रह से बचा रहे। शोध के उन चरणों सोपानों को पहचान कीजिए जिनमें नैतिक निहितार्थ का मुद्दा प्रासंगिक होता। दिए गए कूट में से चयन करना है उत्तर। शोध के प्रश्न की पहचान, उसे परिभाषित करना, हल प्रस्तावित करने के लिए चरों के मध्य संबंध को कल्पित करना, शोध उपकरण के उपयोग के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन या समग्र तथा प्रतिदर्श चयन की पद्धति को परिभाषित करना। तो ये देखिए 2018 को क्वेश्चन है। शोध के जब निम्नांकित चरणों में देखें तो जो मुद्दा होता है वो शोध उपकरण के उपयोग के माध्यम से जो डेटा गए हैं तो डेटा को कलेक्ट करना, दूसरा जो डेटा है उसका एनालिसिस करना, और बाद में है निष्कर्ष परिणाम की प्रतिवेदन पद्धति। निम्नलिखित में से शोध के किस चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक होता है? समस्या चुनने में, हाइपोथेसिस तैयार करने में, परीक्षण करने में, या डेटा का एनालिसिस करने में, या शोध समग्र को परिभाषित करने में? किसमें? तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि शोध प्रक्रिया की हाइपोथेसिस जो परीक्षण होती है, हाइपोथेसिस परीक्षण एवं प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या चरणों में शोध नैतिकता का मामला आता है। किसमें? परिकल्पना में, परीक्षण में और प्रदत्त विश्लेषण में। शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन से होते हैं? विषय को चुनना, फिर लिटरेचर रिव्यू होता है। तो पहले समस्या का चुनाव, फिर साहित्य समीक्षा, फिर उद्देश्य, परिकल्पना या शोध का प्रश्न, शोध विधि और डिजाइन, यूनिवर्स का चुनाव, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, विश्लेषण, शोध निष्कर्ष, सारांश, रिपोर्ट लेखन, संदर्भ सूची। शोध आचार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना जाता है? तो ये है प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी, यानी डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। शोध आचार नीति के संदर्भ में प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी को सबसे अधिक असुरक्षित माना जाता है। इसका कारण यह है कि कई बार अपने पूर्वाग्रहों के चलते शोधकर्ता प्रदत्तों के विश्लेषण के उपरांत उनकी व्याख्या करते समय तथा परिणाम की जानकारी देते वक्त सूचनाओं को छुपा लेता है या गलत या मनमाने ढंग से प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होता है? आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल, चरों की पहचान, या अनुसंधान चरों को परिभाषित करना, या आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया, या डेटा के एनालिसिस प्रोसीजर को, या जो रिपोर्ट होता है निष्कर्ष। देखिए यहाँ पे 1 और 2 सही है। अनुसंधान चर जो होते हैं उनकी पहचान तथा अनुसंधान चरों का जो परिभाषित करना है।
चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं, जबकि जो आंकड़ा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, निष्कर्ष के आधार पर रिपोर्टिंग होता है, ये जो है आचार संहिता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी 2 तत्व कौन से हैं? शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी 2 तत्व कौन से हैं? तो इसमें ए और बी यानी प्रतिभागियों की क्षति, संसूचित सहमति का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक चोरी की जांच का वेबसाइट है? साहित्यिक चोरी के लिए जो जांच का वेबसाइट है वो A&D यानी http://go.ternitium.com समानता किसी अन्य लेखक के विचार तथा भाषाओं का अनाधिकृत रूप से उपयोग या नकल करके उसको स्वयं की मूल कृति के रूप में प्रस्तुत करना ही साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म कहलाता है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में साहित्यिक चोरी की जांच से संबंधित 2 प्रमुख वेबसाइट है go.ternitium.com और www.grammarly.com। शोध की किस अवस्था में आचार संहिता का मुद्दा प्रासंगिक होता है? शोध की समस्या की पहचान करने, उसे परिभाषित करने तथा उसका सीमांकन करने की अवस्था में, या समग्र प्रतिदर्शन पद्धति एवं प्रविधि को परिभाषित करने की अवस्था में, या आधार सामग्री का संकलन, आधार सामग्री का विश्लेषण तथा शोध परिणाम निष्कर्षों की प्रस्तुति की अवस्था में, या शोध समस्या के अनुशीलन हेतु परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक अथवा दोनों पथों के बारे में निर्णय लेने की अवस्था में। तो यहाँ पे देखिए, आधार सामग्री का संकलन, आधार सामग्री का विश्लेषण तथा शोध परिणाम की प्रस्तुति की अवस्था में आचार संहिता या नैतिकता का मुद्दा प्रासंगिक होता है। अनुसंधान कार्य का उद्देश्य नवीन ज्ञान का सृजन करके मानव कल्याण करना होने के बावजूद भी अनुसंधानकर्ताओं को नैतिक मानदंडों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शोध में साहित्यिक चोरी क्या है? बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। यदि कोई शोधकर्ता अपने शोध कार्य में दूसरे के कार्यों को बिना संदर्भ के शामिल करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। दूसरे शब्दों में प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी का तात्पर्य किसी दूसरे की भाषा, विचार, तकनीक, उपाय, प्रौद्योगिकी, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति बताना। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी की शोध छात्र की पूर्व अपेक्षाएं इनमें से क्या है? तो पर्यवेक्षक, विषय, आलोचनात्मक विश्लेषण और धैर्य। अधोलिखित में से कौन सी विशेषता शोध छात्र की नहीं है? तो प्रमाण से आगे बढ़ने की दृढ़ता, अन्वेषणी विषय के प्रति एक बद्धता, उसका चित्त सजग होना चाहिए, जिज्ञासा की लालसा, ये सब तो होना चाहिए। उसे पूर्वाग्रह और पक्षपात से ग्रसित नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़, उसमें चिंतनशीलता भी विद्यमान होना चाहिए। शोध को नैतिक नहीं समझा जाता यदि वह क्या हो? यदि वह उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञातता सुनिश्चित नहीं करता हो, तब। शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करता? ईमानदारी, न्याय निष्ठा, व्यक्तिपरकता, वस्तुनिष्ठता, तो ये व्यक्तिपरकता को जो है शामिल नहीं करता। शोध नैतिकता में ईमानदारी, न्याय निष्ठा, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ईमानदारी भी हो, न्याय निष्ठा हो, वस्तुनिष्ठता हो। व्यक्तिपरकता शोध के लक्ष्य से अनुसंधानकर्ताओं को भटका देती है और शोधकर्ता शोध को निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाता। इसमें उसकी अपनी विचारधारा आ जाती है, जिसमें शोधकर्ता का पूर्वाग्रही विचार भी आ जाता है। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की प्रक्रिया ऐसी हो कि वह संपूर्ण पूर्वाग्रह यानी प्रीजुडाइज से बचा हो। बेहतर शोध नैतिकता से क्या मतलब होता है? बेहतर शोध नैतिकता, तो देखिए, केवल वो किसी PhD शोध छात्र को ही विशेष समस्या सौंपना। बेहतर शोध नैतिकता से मतलब केवल किसी PhD शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना। अनुसंधान एक ईमानदारी से की गई प्रोसेस है। इसमें गहन अध्ययन तथा विवेक एवं समझदारी से काम लिया जाता है, चूँकि एक लंबी प्रोसेस है, अतः इसमें धैर्य की परम आवश्यकता होती है। अतः इस कार्य को पूरा करने के लिए अनावश्यक जल्दी नहीं होनी चाहिए। अपितु समस्या के संदर्भ में तथ्यों की व्यापक खोज होनी चाहिए, ना कि जोड़ तोड़। उठा पटक करके शोध कार्य पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोध कार्य से भविष्य में संदर्भ लेकर अन्य शोधार्थी कार्य करते हैं। अनुसंधान के निष्कर्ष की पुष्टि प्रमाणों के द्वारा होनी चाहिए और किसी भी अविवेकपूर्ण और गलत तरीके से इस कार्य को संपादित नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से जुड़ा हुआ मामला है? तो यह साहित्य की समीक्षा करना, जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य साहित्य या व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। अनुसंधान के बारे में तो वही बताया गया कि कैसे ईमानदारी वाला है और नव आगंतुकों को शोध प्रशिक्षण प्रदान करता है, ज्ञान के भंडार में वृद्धि उनके करता है। तो एथिक्स का मामला यहाँ पे आता है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में शोध नीति का बड़ा महत्व है? नीचे दिए कूट से अपना उत्तर देना है। ये प्रदत्त संकलन यानी डेटा कलेक्ट करने में, प्रिपेयरिंग ए सेमिनार पेपर, या डेटा एनालिसिस में, या पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंस, या राइटिंग ए थीसिस डिस्कशन में, कौन से में है? तो 1, 3 और 5 यानी प्रदत्त संकलन में, आधार सामग्री विश्लेषण में, शोध प्रबंध, शोध लघु प्रबंध के लेखन में। निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका
शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले तथ्य हैं उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत कर देना, एक विशेष बात को सिद्ध करने की चेष्टा करते रहना, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाना, आंकड़ों का वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करना, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया जाना, उच्च मानक निर्धारित नहीं करना। तो ये कुछ है प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम इसे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।